माँ तूने मेरी सुन ली माँ। आखिर तूने विदुर के रूप में अपनी मदद भेजी है ना। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी कैसे मेरी शक्तियां बढ़ाएगा। ये तो मुझसे बहुत कठोर अभ्यास करवा रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं मैं इस अभ्यास के दौरान मर ना जाऊं। पर मुझे पूरा यकीन है कि तू जरूर मेरे साथ कुछ अच्छा ही करेगी। ध्रुव अपनी माँ से बातें कर ही रहा था कि अचानक उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी। ध्रुव जैसे ही पीछे पलटा तो उसने देखा कि वहां लारा खड़ी थी। लारा ने मजाक उड़ाते हुए ध्रुव से कहा, जीते जी तो माँ के पल्लू में छुपे रहते थे ध्रुव, अब मरने के बाद भी उन्हें चैन से नहीं रहने दे रहे हो। कितना दुख होता होगा तुम्हारी माँ को कि उन्होंने कैसे कमजोर और लाचार बेटे को जन्म दिया। लारा की ताने भरी बातें सुन ध्रुव आग बबूला हो गया। उसने लारा पर हमला करने के बारे में सोचा, लेकिन तभी अंगूठी से उसे विदुर की आवाज आई, जो वापस उसकी अंगूठी में आ चुका था। रुक जाओ ध्रुव, ऐसी गलती मत करना। अभी तुम लारा का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। ध्रुव को पीछे हटता देख लारा हंसने लगी और एक बार फिर उसका मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, क्या हो गया ध्रुव, क्या तुम्हें डर लग रहा है? जोश में होश खो दोगी तो बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये कहकर लारा वहां से चली गई, जिसके बाद ध्रुव ने विदुर से पूछा, आपने मुझे क्यों रोका? आज भले मेरी जान चली जाती, लेकिन मैं उस लारा को सबक जरूर सिखाता। शांत हो जाओ ध्रुव, सही समय आने पर पहला वार तुम ही करना, क्योंकि तब जगह भी तुम्हारी होगी, वक्त भी तुम्हारा होगा और फैसला भी तुम ही करोगे। विदुर ने ध्रुव का अभ्यास जारी रखा। विदुर की मदद से ध्रुव ने अपनी शक्तियों को 7वें स्तर तक पहुंचा दिया। अब आगे बढ़ने के लिए उसे अलग तरह के अभ्यास की जरूरत थी, जिसके लिए ध्रुव को एक परीक्षा पास करनी थी। ध्रुव परीक्षा के मैदान में पहुंच चुका था। इस परीक्षा को यूथ सेरेमनी के नाम से जाना जाता है। ग्राउंड में मौजूद सभी लोगों को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव धीरे धीरे शक्ति स्तंभ की ओर बढ़ा। ध्रुव ने जैसे ही अपना हाथ रखा, सभी लोग हैरान रह गए। एक घोषणा हुई, ध्रुव का शानदार प्रदर्शन, 8वां स्तर। ये देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। ध्रुव के पिता अरेंद्र की निगरानी में ये यूथ सेरेमनी करवाई जा रही थी। मैदान में मौजूद लोगों को लगा कि कहीं ध्रुव के इतने अच्छे नतीजे के पीछे उसके पिता की कोई चाल तो नहीं। लोग अरेंद्र को बहुत सालों से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये शक था कि शायद अपने बेटे के लिए अरेंद्र ने कोई खेल खेला है। ध्रुव ने दोबारा अपना हाथ शक्ति स्तंभ पर रखा। उसकी दूर की बहन सानवी नतीजा जानने के लिए बेचैन होने लगी और इसी बेचैनी में उसने पीछे मुड़कर अपने सगे भाई सनी से सवाल किया, क्या सच में ये 8वें स्तर तक पहुंच गया है? सानवी ये सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे भी ध्रुव के नतीजे पर शक था। अपनी बहन के मुंह से ध्रुव का जिक्र सुन सनी ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उसने धोखेबाजी की है। नहीं तो कैसे कोई 1 साल में 5 स्तर की छलांग मार सकता है? जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नतीजा नहीं देख लेती, तब तक भरोसा नहीं करूंगी। ध्रुव ने अगर पिछली बार धोखा किया भी होगा तो इस बार वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि महादक्ष बुजुर्ग ने खुद शक्ति स्तंभ की जांच की है। इसके पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसने स्तंभ पर चमकते हुए शब्द देख लिए। शक्ति स्तंभ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, रैंक 0, स्तर 8। ये देख मैदान में मौजूद सभी लोग एकदम शांत हो गए। कुछ देर पहले मैदान में जो हलचल मची थी वो अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। मंच पर बैठे अरेंद्र ने भी स्तंभ पर लिखे सुनहरे शब्दों को पढ़ा और इस बात की खुशी मनाई कि उन्होंने एक शेर को पैदा किया था। उन्होंने अपनी परवरिश पर नाज करते हुए खुद से कहा, मेरा बेटा एक दिन पूरे मार्कस में मेरा नाम रोशन करेगा। मंच से थोड़ी दूरी पर सानवी हैरान होकर शक्ति स्तंभ को देख रही थी। अचानक उसने सनी से चिल्लाते हुए कहा, तुम तो कह रहे थे इसके पास 7 सितारे हैं, तो फिर ये 8 सितारे पर कैसे पहुंच गया? 7 ही थे, लेकिन पता नहीं 8 कैसे हो गया। आखिर ये ऐसा कर क्या रहा है जो इतनी जल्दी इसके सितारे बढ़ रहे हैं? ध्रुव के नतीजे से सनी भी परेशान हो गया था। उसने परेशानी में ईरा की तरफ देखा, जो इस वक्त ध्रुव को देखकर बहुत खुश दिख रही थी। ईरा खुशी के मारे तालियां बजा रही थी। ये देखते हुए सनी ने बहुत ज्यादा गुस्से में कहा, मैं इस ध्रुव को नहीं छोड़ूंगा।
सनी ईरा को दिल से पसंद करता था, लेकिन ईरा उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करती थी। इस वक्त सनी के दिल में जलन की आग धधक रही थी। तभी मंच पर से महादक्ष बुजुर्ग ने कहा, सब लोग ध्यान दीजिए, ध्रुव का टेस्ट खत्म हो चुका है। अब हर बार की तरह यहाँ मौजूद कोई भी कम रैंक वाला ध्रुव को चैलेंज कर सकता है। क्या कोई आगे आकर ऐसा करना चाहता है? ध्रुव अभी भी मंच पर ही खड़ा था। ध्रुव ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, सब डरपोक है। अरे कोई तो आगे आओ, मेरे अंदर 3 साल की भड़ास भरी है। सनी ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। सनी मंच की तरफ बढ़ रहा था कि किसी ने उसे रोक लिया। सनी ने मुड़कर देखा तो उसकी बहन सानवी वहां खड़ी थी। सनी को समझ नहीं आया कि आखिर उसकी बहन उसे क्यों रोक रही थी। क्या हो गया, क्यों रोक रही हो मुझे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे वो 8वें स्तर पर है, कैसे जीत पाओगे उससे? सबके सामने तुम्हारी और हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ध्रुव को चैलेंज करने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। अपनी बहन की चिंता भरी आवाज सुनकर सनी कुछ पल के लिए तो रुक गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ईरा पर पड़ी, सनी ने अपने दांत पीसते हुए सानवी का हाथ झटका और गुस्से में कहा, तो क्या हुआ? मुझे 8 सितारे मिले, 1 साल बीत गया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे हरा पाएगा? उसे तो 8 सितारे अभी अभी मिले हैं। सानवी समझ गई कि उसके भाई के गुस्से की वजह उसकी जलन थी। तभी सानवी ने एक छोटे से थैले में से एक हरे रंग की गोली निकाली। उसने अपने आसपास एक नजर घुमाई, फिर उसने वो गोली चुपके से सनी को पकड़ा दी और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, ये रैंक 2 की गोली है। इसे करिश्माई शरबत से बनाया गया है। इसे खाते ही तुम्हारे अंदर कुछ देर के लिए 10वें स्तर वाले एकलव्य रैंक की शक्तियां आ जाएंगी। इसका इस्तेमाल तब तक मत करना जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। सानवी की बात सुनकर सनी की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने उस हरी गोली को देखते हुए कहा, इस गोली की मदद से मैं ध्रुव को उसकी असली जगह दिखा दूंगा। मैं ध्रुव को जान से मार डालूंगा। फिर ईरा के साथ शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद सनी और ध्रुव के बीच एक घमासान जंग शुरू हुई। ध्रुव शुरू से ही सनी पर भारी पड़ रहा था। सनी जैसे ही ध्रुव के हाथ के पास आया, ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ बंद कर लिए, जिससे सनी थोड़ी दूर जाकर गिरा। लेकिन जमीन पर गिरने से सनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सनी और ध्रुव आमने सामने थे और जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए, मैदान में एक तेज धमाका हुआ। उस धमाके से वहां मौजूद सभी लोग डर गए। फिर जैसे जैसे धमाके का धुआं छटना शुरू हुआ, लोगों ने देखा कि सनी ध्रुव से करीब 10 मीटर दूर एक पत्थर के पास गिरा हुआ था। उसका चेहरा धमाके से काला हो चुका था और वो बेहोशी की हालत में लग रहा था। ध्रुव सनी के पास चलकर आया और उसे जमीन पर बेहोश पड़ा देख उससे कहा, तुम हार गए सनी। लेकिन तभी सनी अचानक उठकर खड़ा हो गया। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले उसने किसी से लड़ाई भी की थी। फिर उसने अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए अपने पैर को जोर से जमीन पर पटका। ये इशारा था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी कलाइयों में शक्ति घूमने लगी और अचानक वो जोर से गुर्राया। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखा और उसे देखते ही सनी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने मुंह पर से खून पोंछते हुए चिल्लाकर कहा, ध्रुव, अब तेरी खैर नहीं, आज तू मेरे हाथों मरेगा। ये कहकर वो तेजी से ध्रुव की तरफ भागा, जिसे देख महादक्ष बुजुर्ग ने उसे रोकने की कोशिश की। ठहर जाओ सनी। लेकिन सनी को उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ गुस्सा सवार था, जिसकी वजह से वो ध्रुव की ओर पागल सांड की तरह भाग रहा था। असल में सनी ने सानवी की दी हुई गोली खा ली थी और अब उसमें इतनी ताकत आ गई थी जितनी शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सनी का चमकता चेहरा और उसके आसपास मंडराती शक्तियों को देख तजुर्बेकार लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि उसके अंदर अचानक से एकलव्य रैंक जैसी ताकत आ गई है। हैरानी में महादक्ष ने फुसफुसाते हुए कहा, इस लड़के ने तो करिश्माई गोली खाई है। अरिंद्र समझ गया था कि ये कमाल गोली का ही था। अरिंद्र ने बहुत ही गुस्से में कहा, सनी एक धोखेबाज है। ये कहते हुए अरिंद्र ने अपना हाथ सामने रखी टेबल पर जोर से दे मारा। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थीं और इसी गुस्से के साथ उन्होंने वहां बैठे बुजुर्ग से कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पोते के साथ साथ पूरे शौर्य दल का सर्वनाश कर दूंगा।
बुजुर्ग के माथे पर शिकन आ गई। वो जानते थे कि अरेंद्र उनके दल का सबसे काबिल योद्धा था और उसके गुस्से को शांत कराना बिल्कुल आसान नहीं था। महादक्ष बुजुर्ग ने एक बार फिर सनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन सनी ने गुस्से में उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो अब ध्रुव के बिल्कुल पास पहुंच गया था और उसने अपने दोनों हाथों से ध्रुव की तरफ बहुत जोर से वार किया। सनी के हाथ अपने चेहरे के पास आते देख ध्रुव तुरंत नीचे झुककर उससे बचा। फिर जैसे ही सनी और ध्रुव दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं, एक बार फिर से धमाका हुआ। धुआं छटने पर सबने देखा कि सनी के मुंह से फिर से खून आने लगा। ध्रुव ने गुस्से में अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर सनी पर एक बार फिर से जोर से हमला किया। ध्रुव ने जैसे ही सनी पर हमला किया, सनी किसी पत्ते की तरह उड़ता हुआ मैदान के एक कोने में जा गिरा। ईरा ने अपने हाथों से अपना मुंह छुपा लिया था। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ये कौन से स्तर की तकनीक थी? क्लास 2? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्लास 2 की तकनीक सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अरेंद्र भी ध्रुव के बारे में ही सोच रहे थे। तभी उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, शायद कोई मेरी पीठ पीछे ध्रुव को अभ्यास करवा रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है? कहीं ईरा तो ध्रुव को अभ्यास नहीं करवा रही? लेकिन अरेंद्र ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि सच उनकी आंखों से बहुत दूर एक छोटी सी अंगूठी में छिपा हुआ है। तभी सानवी ने चीखते हुए ध्रुव से कहा, वहीं रुक जाओ ध्रुव। ये सुनकर ध्रुव ने पलट कर देखा कि आखिर कौन है जो उसे पुकार रहा है। तभी उसे दिखा कि सानवी खून से रंगे हाथों के साथ ध्रुव की ओर चलते हुए आ रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और आवाज में बदले की भावना थी। ये देख मंच पर से बुजुर्ग ने आवाज लगाई, सानवी, अब तुम क्या चाहती हो? लेकिन सानवी ने बुजुर्ग की बात को नजरअंदाज कर ध्रुव से कहा, तुम अपने ही भाई को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हो? सानवी की बात सुनकर ध्रुव को हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए सानवी से कहा, क्या कहा? भाई भाई का रिश्ता तो इसने तभी खत्म कर दिया था जब इसने चैलेंज के कानून तोड़े। तुम्हें क्या लगता है किसी ने नहीं देखा उसने क्या किया? उसने एक बार चैलेंज हारने के बाद धोखे और फरेब का अपना रास्ता अपनाया। हम सब जानते हैं कि इसने करिश्माई गोली खाई जिससे इसकी ताकत इतनी बढ़ गई। क्या गोली खाते वक्त उसे मेरा ख्याल नहीं आया? अगर उसकी जगह मैं जमीन पर पड़ा होता तो क्या सनी से भी तुम इतना ही गुस्सा होती? एक बार बहन की नजरों से नहीं बल्कि शौर्य दल की सदस्य की नजरों से देखो और फिर बताओ गलती किसकी थी? ध्रुव के सवाल सुन सानवी थोड़ा सा सहम गई, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उसी गुस्से के साथ ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने मेरे भाई को जख्मी किया है और इसलिए अब मैं तुमसे मुकाबला करना चाहती हूँ। अगर हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। ध्रुव के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसने सोचा, क्या सानवी पागल हो गई है? कुछ देर पहले उसके भाई से लड़ाई की जिसके कारण थकान हो गई थी और अब अपनी हिम्मत साबित करने के लिए एकलव्य रैंक की 3 सितारों वाली लड़की से लड़ना होगा जिसका नतीजा सिर्फ हार ही होगा। लेकिन ध्रुव को उकसाते हुए सानवी ने आगे कहा, क्या तुम एक लड़की की चुनौती से घबरा गए? क्या मैसेडोनिया का शिरोमणि एक लड़की से डर गया? ध्रुव को समझ आ रहा था कि सानवी उसे उकसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बात उसकी इज्जत की थी क्योंकि सानवी ने सभी के सामने ध्रुव को ललकारा था। ध्रुव ने चुनौती स्वीकार करने के लिए जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, उसे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। ईरा हंसते हुए उसके पास आ रही थी। ईरा जैसे ही ध्रुव के पास पहुंची, उसने सानवी को देखते हुए कहा, सानवी, तुम देख रही हो कि ध्रुव इतना थक चुका है, फिर भी तुम उसे चैलेंज कर रही हो। ये तो एक थके आदमी का फायदा उठाना हुआ। अगर तुम सच में लड़ना चाहती हो तो क्यों ना मेरे साथ दो हाथ हो जाए। ईरा की बात सुन ध्रुव ने उसे पीछे करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी ईरा? ईरा ने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सानवी को देखती रही। फिर उसने भी सानवी को उकसाना शुरू किया। सानवी, एक तो तुम ध्रुव से उम्र में भी बड़ी हो और ऊपर से अभ्यास के लिए एकेडमी भी गई हो। अगर तुम्हारी इतनी ही हारने की इच्छा हो रही है तो मुझे तुम्हें हराकर बहुत खुशी मिलेगी। ईरा की बात सुनकर सानवी थोड़ी परेशान हो गई। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव, तुम कब तक लड़कियों के पीछे छिपते रहोगे? लेकिन तभी मंच पर से बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो। बुजुर्ग की आवाज सुन तीनों अचानक अपनी जगह पर रुक गए। ये देख बुजुर्ग उन लोगों के पास आए और उन्होंने सानवी को डांटते हुए कहा,
सानवी, तुम्हें किसी को भी चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत वापस लौट जाओ। अगर तुम इसी तरह से यूथ सेरेमनी में अड़ंगा डालती रहोगी तो नियम के मुताबिक पूरे महीने के लिए तुम्हें घर में कैद कर दिया जाएगा। ध्रुव के सामने खड़ी सानवी बुजुर्ग की बात सुनकर निराश हो गई। उसने गुस्से में अपना पैर जोर से जमीन पर मारते हुए ध्रुव से कहा, मैं तुम्हें देख लूंगी ध्रुव, अपना बदला लेकर रहूंगी, याद रखना। ये कहकर सानवी भी पलटकर वहां से चली गई। उसका गुस्से से भरा चेहरा देख ध्रुव को थोड़ी हंसी आ गई थी। वहीं महादक्ष बुजुर्ग ने भी राहत की सांस लेते हुए मंच पर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, सनी ने चुनौती के दौरान करिश्माई गोली खाकर फरेब किया है, इसलिए आज से अगले 3 महीने तक उसे घर में कैद रहना होगा और इस चुनौती का विजेता ध्रुव है। मैदान को खाली होता देख ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। वो चुपचाप चलते हुए बाहर जाने लगा। तभी उसे ईरा की आवाज सुनाई पड़ी। ध्रुव, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम्हें देखकर लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतनी अच्छी तकनीकें कहाँ से सीखी तुमने? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बयान कर रही थी कि वो ध्रुव की इस काबिलियत से कितनी खुश थी। तभी ध्रुव ने ईरा को जवाब देते हुए कहा, छिपाने के बारे में तुम तो कुछ ना ही कहो, मुझसे कहीं ज्यादा राज है तुम्हारे पास। ये कहते हुए ध्रुव मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी अंगूठी में बैठे विदुर ने बताया था कि ईरा कोई बड़ा राज उससे छुपा रही है और उसकी शक्तियों का राज कोई नहीं जानता, क्योंकि ईरा केवल 15 साल की उम्र में ही एकलव्य बन चुकी थी। यूथ सेरेमनी के खत्म हो जाने के बाद ध्रुव से मिलने उसके पिता अरेंद्र आए। उन्होंने देखा कि ध्रुव आराम से कमरे में सो रहा है। उन्हें पता था कि आज यूथ सेरेमनी में सनी ने कैसे उनके बेटे के साथ छल किया। अपने बेटे को इस हालत में देखकर अरेंद्र ध्रुव के पास आकर बैठ गए और उन्होंने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारे साथ सनी ने धोखा किया है। ये दुनिया ऐसे धोखेबाजों से भरी हुई है। तुम्हारी माँ की मौत का राज ढूंढने की जो तुम कोशिश कर रहे हो, आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ। अरेंद्र ने ध्रुव को याद करवाया कि इससे भी बड़ी धोखेबाजी ध्रुव और अरेंद्र के साथ अरेंद्र की ही भाई ने की थी। अरेंद्र को वो काला दिन याद आया जब शौर्य महल की गद्दी हथियाने के लिए अरेंद्र के भाई भैरवा ने एक गंदा खेल खेला था। उस दिन अरेंद्र जैसे ही अपने महल में पहुंचे, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका भाई, जिसे उन्होंने शौर्य दल का सेनापति बनाना था, वो उनकी राज गद्दी पर बैठा हुआ था। अरेंद्र ने भैरवा को देख तेज आवाज में कहा, सेनापति भैरवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंहासन पर बैठने की? क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? हिम्मत? हिम्मत तो तूने की थी एक छोटा भाई होकर इस सिंहासन पर बैठने की, और इस हिम्मत को कहते हैं गलती। आज वही हिम्मत से मैंने तेरी शक्तिशाली महारानी को भी मौत के घाट उतार दिया। अब ये साम्राज्य भी मेरा, ये सेना और लोग भी मेरे, और ये सिंहासन भी मेरा। और अब तू राजा नहीं बल्कि अब तू है मेरा गुलाम। दरबार में मौजूद सभी सिपाही और भैरवा अरेंद्र का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। अरेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वफादार भैरवा उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। बकवास बंद कर भैरवा। इन मुट्ठी भर सिपाहियों की दम पर कुछ भी मत बोल। महारानी माधवी कहाँ है? मेरे एक इशारे पर पल भर में तेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। महारानी? अरे उसे तो मैं कब का मौत की नींद सुला चुका हूँ। पूरे साम्राज्य में खोज के देख लो, आखिर कहाँ है तुम्हारी महारानी? तुम्हारे जैसा आदमी महारानी की धूल बराबर भी नहीं है। जरूर तुमने धोखे से महारानी को कहीं छुपा दिया है। समझ सकता हूँ अरेंद्र, तू सदमे में है, इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहा है कि रानी की सांसें अब थम चुकी है। भैरवा, तू चाहे जितनी साजिशें रच ले, भूल मत कि तूने ये राज सिंहासन धोखे से पाया है। सैनिकों, अभी इस इंसान को यहाँ से उठा कर ले जाओ। अरेंद्र, तुम्हारा राजपाट चला गया, फिर भी जुबान चल रही है। जब मैंने तुम्हारी शक्तिशाली महारानी को मार डाला, जिसके दम पर तुम राजा बने बैठे थे, तो अब तुम मेरा क्या ही कर लोगे? भैरवा, मेरा बेटा ध्रुव अभी जिंदा है। वो तुझको तेरे किए की सजा जरूर देगा, क्योंकि वही है इस सिंहासन का असली हकदार। अच्छा, तुम्हारा वो बेटा जो तुम दबा कर जाने कहाँ भाग गया है,
वो मुझे मारेगा? वो तो एक भगोड़ा है। अरे जब तुम्हारी महारानी कुछ न कर सकी तो तुम्हारा बेटा मेरा क्या ही कर लेगा। मेरा एहसान मानो कि अब तक तुम जिंदा हो। जाओ जाकर अपने बचे हुए दिन कैद खाने में काटो। अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। भैरवा ने दहकती हुई आंखों से अरेंद्र को देखते हुए जब चेतावनी दी तो अरेंद्र डर गया। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरे ध्रुव की रक्षा करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जहाँ भी होगा सुरक्षित होगा। भैरवा ने अपने साथियों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और खुद को शौर्य महल का राजा घोषित कर दिया। उसने राजा अरेंद्र का साथ देने वाले एक एक मंत्री और सैनिक का सर काट डाला और अफवाह फैला दी कि उसने बेहद शक्तिशाली महारानी को भी मार डाला। जब महारानी के किसी वफादार को भैरवा के विद्रोह का पता चला तो उसने सबसे पहले ध्रुव को इसकी खबर दी। राजकुमार ध्रुव, आपको जल्द से जल्द मैसेडोरिया छोड़ना होगा। शौर्य महल पर भैरवा ने विद्रोह कर कब्जा कर लिया है और एक एक इंसान का सर धड़ से अलग कर रहा है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? तुम होश में तो हो? मैं जानता हूँ कि आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच है। आप तो जानते हैं मैं महारानी का पुराना वफादार हूँ। उन्हें शायद पहले ही इस बात का शक था, इसीलिए महारानी ने मुझे आपके नाम ये चिट्ठी दी थी और ऐसे हालात होने पर आपको इसे देने के लिए कहा था। आप तुरंत यहाँ से निकलिए। मैसेडोरिया के बाहर पहाड़ों के पीछे जंगलों में आपको मैसेडोरिया का पुराना योद्धा मिलेगा जो आपकी रक्षा करेगा और आपको युद्ध अभ्यास करवाएगा। लेकिन मेरी माँ और बाबा का क्या? उनकी चिंता आप मत करिए। इस वक्त आपका सुरक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओहान साम्राज्य की पूरी उम्मीद अब आप पर ही टिकी है। ना चाहते हुए भी ध्रुव को अपना शहर मैसेडोरिया छोड़ना पड़ा। उसने मन ही मन खुद से कहा, भैरवा, मैं जल्द तेरा काल बनकर लौटूंगा। वहीं अरेंद्र की पत्नी माधवी को मारने की खबर फैलते ही राजा अरेंद्र और साम्राज्य की जनता को सदमा लग गया। अरेंद्र को बंदी बना लिया गया और महारानी का कटा हुआ सर एक कपड़े से लपेटकर राज दरबार के बाहर एक जीते हुए इनाम की तरह लटका दिया गया। ओहान साम्राज्य के लोगों, कान खोल कर सुन लो। अब मैं ही हूँ तुम्हारा राजा, मैं ही हूँ तुम्हारा भगवान। भैरवा से अब तुम लोगों को बस एक ही आदमी बचा सकता है, खुद भैरवा। लोग परेशान थे कि आखिर कौन उन्हें भैरवा के आतंक से बचाएगा। उधर ध्रुव जंगल में दिन रात अभ्यास करके खुद को फौलाद जैसा मजबूत बना रहा था। ध्रुव अब एकलव्य बनने के बहुत करीब था। अब वक्त आ गया है कि मैं वापस अपने मैसेडोरिया शहर और अपने लोगों के बीच जाऊं और उस भैरवा को उसके किए की सजा दूं और अपने लोगों को उसके आतंक से आजाद कराऊं। ध्रुव बचपन से ही शौर्य महल में रहा था और उसे महल के सभी खुफिया रास्तों के बारे में पता था। एक रात जब महल में भैरवा के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था, उसी रात ध्रुव खुफिया रास्ते से महल में दाखिल हो गया। बिस्तर पर सो रहे भैरवा को ध्रुव ने तलवार से चीर दिया। ये करते ही ध्रुव की आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानता था कि आज वो अपने पिताजी को मिल पाएगा। अगले ही पल ध्रुव के हाथ पर एक तलवार से वार हुआ। आ गए ध्रुव, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरी ये तलवार कब से तुम्हारे खून की प्यासी है। तुम्हें क्या लगा कि तुमने इतनी आसानी से मुझे मार दिया? छल करने में तुझसे आगे कोई नहीं है। ये तो तुझे पता चल ही जाएगा भैरवा कि आज किसके खून की प्यास बुझेगी। कहते हुए ध्रुव ने अपनी पूरी शक्तियों को इकट्ठा करके एक आग का गोला भैरवा की ओर फेंका। भैरवा ने किसी तरह तलवार की मदद से खुद को उस गोले से बचाया। ध्रुव ने कई तरह की युद्ध टेक्निक से भैरवा पर हमला किया, पर भैरवा हर बार खुद को बचा ले रहा था। आखिर में ध्रुव ने अपनी तिलस्मी तलवार निकाली। भैरवा, अब तुझे मेरे वार से कोई नहीं बचा पाएगा। आजा बच्चे, एक बार और कोशिश कर ले। ध्रुव और भैरवा की तलवारें आपस में टकराते ही जोर की बिजली कड़की। भैरवा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव उस पर भारी पड़ेगा। आखिरकार ध्रुव ने भैरवा के सीने में अपनी तलवार आर पार कर दी और उसको मौत के बिल्कुल करीब ले गया। अगर तूने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा देखोगे। रुक जाओ ध्रुव, नहीं तो क्या? मेरी
मेरी माँ के साथ तूने 2 साल पहले जो किया था वो सबको याद है। आज मैं भी तुम्हारा वही हाल करूंगा। भैरवा ने मरते मरते अपने कमरे में बैठे एक पक्षी को उड़ने का इशारा किया। वो पक्षी अपने साथ एक चिट्ठी लेके वहाँ से उड़ गया। साथ ही उसने अपनी तलवार से ध्रुव पर वार कर दिया, जिससे ध्रुव को तो कुछ नहीं हुआ, पर तलवार पे लगा हुआ जहर ध्रुव के शरीर में चला गया। ध्रुव की शक्तियों का स्तर नीचे आ गया। पल भर में ध्रुव भी खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगा। यहाँ तक कि उसके हाथ से उसकी तिलस्मी तलवार भी छूटकर गिर गई। ओह, ये क्या हो गया? मैंने इस भैरवा से अपना बदला तो ले लिया, लेकिन लगता है इस धोखेबाज ने मरने से पहले वार करके मेरी शक्तियाँ मुझसे छीन ली हैं। और क्या मेरी माँ अभी भी जिंदा है? मुझे जल्द से जल्द उस पक्षी का पीछा करना होगा। ध्रुव भागते हुए कैद खाने की ओर बढ़ा, जहाँ से उसने भैरवा के पक्षी को वापस आते हुए देखा था। अंदर जाते ही उसके सामने जो मंजर था, उसे ध्रुव के होश उड़ गए। ध्रुव ने अपनी माँ को आखिरी सांस लेते देखा और उसका शरीर खून से लथपथ था। अपनी माँ को गोद में लेके ध्रुव जोर से चिल्लाया, पर वो बिना कुछ कहे अपना दम तोड़ चुकी थी। रोते हुए ध्रुव की नजर पास में रखी एक चिट्ठी पर पड़ी, जो भैरवा ने ही भेजी थी। ध्रुव ने रोते हुए चिट्ठी को पढ़ा। वो आ रहा है। इससे पहले कि वो अपनी माँ को बचा पाए, उसको खत्म कर दो। अगर मैं जिंदा ना भी रहा तो याद रखना कि मैं आपकी सेवा में आखिरी दम तक लड़ा। ध्रुव अभी उस चिट्ठी को पढ़ ही रहा था कि अचानक ध्रुव ने देखा कि उसने हाथ में जो अंगूठी पहन रखी है, वो चमकते हुए रंग बदलने लगी। तभी आसमान में जोर की बिजली कड़कने की आवाज आई। तभी आकाश से बिजली गिरी, जो सीधा ध्रुव की अंगूठी में जा समाई, जिसके बाद ध्रुव वहीं बेहोश हो गया और उसको अपने साथ हुई सारी घटना भूल गई। क्या आज ध्रुव इस खतरे से अनजान है कि उसके राज दरबार में भैरवा से भी शक्तिशाली इंसान है और उसकी चिट्ठी मिलते ही उसने ध्रुव की माँ को मार डाला? कौन है वो इंसान? क्या वो सनी, लारा, सानवी या फिर विदुर में से ही कोई एक है? जहर के असर के बाद कमजोर हुआ ध्रुव कैसे कर पाएगा अपने पिता और राज्य की रक्षा? आसमान से गिरी बिजली क्यों ध्रुव की अंगूठी में जा समाई? कैसे अपनी ताकत को वापस ला पाएगा ध्रुव? आखिर ध्रुव की माँ ने विदुर की तरफ से उसको भेजी चिट्ठी में क्या लिखा था? 3 साल बाद ध्रुव और लारा के बीच क्यों होने वाला था मुकाबला? विदुर की मदद से अब आगे और क्या चमत्कार करेगा ध्रुव? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने रहस्य और रोमांच से भरी एक शानदार कहानी सुपर योद्धा, जिसे पॉकेट FM पर 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुना है। आप भी सुनिए। अभी डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा एक खास ऑफर इस कहानी को फ्री में सुनने का। डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन को क्लिक करें और पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें।